Assalamualaikum students, my name is Naved Ali and we are solving few past papers question today for the topic electric field. तो electric field के हम कुछ questions कर रहे हैं. So first of all, we have this question on page number 116 of my book. ये 194 पेज नंबर 194 पे ये क्वेश्चन है. An isolated conducting sphere of radius r is given a charge plus q. The charge may be assumed to act as a point charge situated at the center of the sphere, as shown in figure 5.1. Figure 5.2 shows the variation with distance x from the center of the sphere. ठीक है, इसमें चार्ज आपको Q गिवन है, रेडियस R है, पोटेंशियल की वैल्यू V गिवन है. यू कैन सी पोटेंशियल किस तरह वेरी कर रहा है. स्टेट रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में आप सबको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है कि इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के इक्वल है. किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ग्रेडियंट आएगा और उस ग्रेडियंट की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव में आएगी. तो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव होगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है. तो इसलिए हम क्या लिखते हैं बेटा, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. नेगेटिव potential gradient is electric field strength. ठीक है, सिर्फ एक मार्क का क्वेश्चन है. अगर नेगेटिव नहीं भी लिखा, सिर्फ ये भी लिख दिया इस ग्राफ का ग्रेडियंट ई है तो मिल जाएंगे मार्क्स. उसके बाद नेक्स्ट, यूजिंग द रिलेशनशिप स्केच अ ग्राफ टू शो द वेरिएशन विद डिस्टेंस एक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ बनाना है. यू कैन सी कि आपको यहाँ पे गिवन है कि इस जगह पे यू कैन सी कि ग्रेडियंट क्या आ रहा है, 0. तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड 0 होगी. उसके बाद यू कैन सी ग्रेडियंट आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग. तो ग्राफ जो बनेगा वो पहले जो ग्राफ बनेगा, आपने ग्राफ का ये वाला पोर्शन शो करना है कि ग्रेडियंट 0 है. उसके बाद एक वर्टिकल लाइन, क्योंकि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू मैक्सिमम होती है. अब जो भी तुमने यहाँ वैल्यू ली है, देखो 3 मार्क का स्केच है, तो जो भी तुमने यहाँ वैल्यू ली है उसको आपने करना है हाफ और फिर दोबारा हाफ. तो 2r पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्वार्टर. ठीक है, और 4r पे जो वैल्यू आएगी एक दफ़ा और क्वार्टर कर दो, ये वैल्यू आएगी 4r पे. तो 4r तक का तुमको ग्राफ स्केच करना है. 3 मार्क का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको सवाल को इज्जत देनी होगी. तो हम इसमें ग्राफ स्केच करेंगे ऐसा. ठीक है, ये ग्राफ का स्केच बन गया कि 4r पे जो वैल्यू है 2r से क्वार्टर है. r पे जो वैल्यू है 2r पे वैल्यू उसका क्वार्टर है, तो मैंने 2 दफ़ा क्वार्टर किया है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो दिस इज द स्केच ऑफ कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ ऐसा होगा. ठीक है, इसका वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पेज 196 पे, ये थोड़ा इजी है, इसको छोड़ देते हैं. मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवाता हूँ. क्वेश्चन नंबर 5 पेज 199 कि two charge points A and B are separated by a distance 6 centimeter as shown figure 3.1. The variation with distance D from A of the electric field strength along the line AB is shown. Electric field strength का ग्राफ आपको दिया हुआ है and you can see electric field strength throughout positive है. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहीं भी 0 नहीं हुई. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पहले कम हो रही है और फिर बढ़ रही है. 4 तक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है, 4 के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू बढ़ रही है. ओके, नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, an electron is emitted with negligible speed from A and travel along AB. ठीक है, यहाँ से यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो है हमने रिलीज किया है A से, वो इधर जा रहा है और इलेक्ट्रॉन की इनिशियल स्पीड कितनी है, 0, और ये B की तरफ भाग रहा है इलेक्ट्रॉन. So now what is saying is the relationship between electric field strength and potential. दोबारा वही सवाल आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का तो हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल के ग्राफ का ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के इक्वल होता है. लेकिन ये क्वेश्चन देखो बेटा 2 मार्क का है, तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. ठीक है, कि अगर ये पोटेंशियल का ग्राफ होता तो उसका ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के इक्वल होता है. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है. 1 मार्क इसमें होगा बेटा नेगेटिव लिखने का, कि आपने नेगेटिव का वर्ड यहाँ पे बताया है, सिर्फ ग्रेडियंट लिखना काफ़ी नहीं है, उसके ग्रेडियंट का साइन भी गलत आएगा.
उसके बाद आपको इन्होंने बता दिया द एरिया बिलो द लाइन ऑफ द ग्राफ ऑफ फिगर 3.2 रिप्रेजेंट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अब अगर कोई बच्चा यहाँ पे इसमें ये लिखता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के ग्राफ का एरिया पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल के बराबर होता है, ठीक है, ये तो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, तो वो आपको 2 मार्क क्यों देगा इस पे? ठीक है, तो आपको बहरहाल इसने ये बताया कि ए से लेके बी तक का जो एरिया है वो पोटेंशियल डिफरेंस के चेंज इन पोटेंशियल के इक्वल है। यानी अगर मैं ग्राफ का एरिया निकालूं तो वो चेंज इन पोटेंशियल आ जाएगा। ये क्वेश्चन 4 मार्क का है, यानी मुझे कर्व के अंडर का एरिया एस्टिमेट करना है, दैट्स व्हाई दे आर गिविंग यू 4 मार्क्स। तो नाउ अब इसके अंदर पहले हम ये देखते हैं कि अभी क्योंकि 4 नंबर का सवाल है ना, तो बेटा इसको हमें थोड़ा सा केयरफुली करना होगा कि अगर मैं यहाँ पे आपको ये बताऊं कि यूनिट एरिया, हमारे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ओ लेवल्स ए लेवल्स में, उसमें जो ग्राफ होता है वो 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर होता है। तो एक्स एक्सिस पे जो 1 सेंटीमीटर है वो इत्तेफाक से 1 सेंटीमीटर के ही इक्वल है, यानी कि 0.01 मीटर में, ऐसा यूनिट में ये वाला एरिया। और वाई एक्सिस पे जो 1 सेंटीमीटर है वो इक्वल है 2.5 के, लेकिन 2.5 के साथ क्या लगा हुआ है? किलो वोल्ट। 2.5 किलो का मतलब 2500, ये हो गया 2500। ये जो वैल्यू आ रही है ये आपको दी हुई है 2500, ये किलो लगा हुआ है। तो अगर मैं इस डब्बे का एरिया निकालूं जिसको हम कहते हैं कि यूनिट एरिया, मैं यही वर्किंग कर देता हूँ बेटा ताकि आपको ग्राफ भी आपके सामने रहे। यूनिट एरिया इज कॉल्ड 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर। तो हमारा जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि जो 1 बॉक्स है ये किसके बराबर है? ये इक्वल है 2500 on the y-axis and 0.01 on the x-axis, so it becomes 25 volt। यानी हमारा जो 1 बॉक्स है जो मैंने यहाँ शेड किया है, ये 1 बॉक्स 25 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। ओके, उसके बाद नाउ वी कैन काउंट द नंबर ऑफ बॉक्सेस। बॉक्स नंबर यू कैन से कि बॉक्स नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 बॉक्स तो हैं टोटल पूरे बॉक्स। अब हम क्या करते हैं कि हम हाफ बॉक्सेस को भी काउंट कर लेते हैं एक साथ मिला के, ताकि हमारे पास काउंटिंग जो है हमारी ठीक हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं आपको समझाने के लिए यहाँ से शुरू करता हूँ कि इफ़ वी काउंट दिस बॉक्स टुगेदर, तो कैन वी से कि ये दोनों मिला के एक हो गए, यानी कि 18 हो गया, क्योंकि जितना पार्ट इसका कम है उतना एक्सेस पार्ट हमें यहाँ से मिल रहा है। दैट्स व्हाई वी कैन से कि दिस इज बॉक्स नंबर 18। ओके, ये हमने एस्टिमेट कर लिया कि बॉक्स नंबर 18। और अगर मैं यहाँ पे इसको मिला लूँ कि इसका जितना पार्ट छूट रहा है वो एक्स्ट्रा हमें यहाँ से मिल रहा है, तो दिस इज बॉक्स नंबर 19। ओके, बॉक्स नंबर 19। और ये जो बॉक्स है ये वाला, इसमें जो हमारे पास यू कैन से 1 2 3 छोटे छोटे बॉक्सेस कम हैं, तो अगर हम इसके साथ इतना बॉक्स मिला लें तो ये हो जाएगा बॉक्स नंबर 20। और इसके साथ ये जो बॉक्स है पूरा बॉक्स नंबर 21 के साथ मुझे एडिशनली इतना और पीस चाहिए, ये हो जाएगा आपके पास 21। और उसके बाद मेरे पास एक्स्ट्रा जो बच गया है वो बच गया ये वाला पार्ट, दिस इज एक्स्ट्रा। तो वी कैन एस्टिमेट द टोटल एरिया। ठीक है, व्हेन वी आर एस्टिमेटिंग टोटल एरिया, हमने टोटल एरिया क्या एस्टिमेट किया है? टोटल एरिया हमने एस्टिमेट किया है। तो हमारा जो टोटल एरिया आ रहा है एस्टिमेशन में, वो टोटल एरिया आ रहा है आपका, वो टोटल एरिया आ रहा है 21.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस एस्टिमेट स्कोर 2 मार्क्स। 1 मार्क की हमने इतनी मेहनत की है, सारी काउंटिंग की है। सेकंड कि अगर हमारा आंसर मार्किंग स्कीम की रेंज में लाई करता है तो हमारा एक्यूरेसी का मार्क हमें यहाँ पे मिलेगा। कि टोटल बॉक्सेस यानी कि 21.2 बॉक्सेस हो गए। ठीक है, 21.2 बॉक्सेस। तो अब हम इसमें एस्टिमेट कर लेते हैं कि हमारा जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा। तो 1 बॉक्स का कितना था बेटा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 25 था, तो हम 21.2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक एस्टिमेटेड वैल्यू आ जाएगी कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है। तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 21.2, या आ गया 530। तो अप्रोक्सीमेटली इट इज़ 530 वोल्ट। तो हमारा अंदाज़ा ये कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है वो 530 आया है।
ओके बेटा, तो कभी भी एरिया अंडर ग्राफ निकालें तो इस तरह से हम बॉक्सेस एस्टिमेट कर सकते हैं। और नाउ वी कैन राइट कि हमारा आंसर आया है 530 वोल्ट। वोल्ट पहले से लिखा है, ठीक है। उसके बाद यूज योर आंसर टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज इट रीचेस पॉइंट बी। इलेक्ट्रॉन की हमें पता है इनिशियल स्पीड तो जीरो है, तो इलेक्ट्रॉन ने जितनी काइनेटिक एनर्जी गेन की है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, वो इक्वल होगी किसके, कि चेंज इन पोटेंशियल के, लॉस इन पोटेंशियल के। पोटेंशियल एनर्जी इसने लूज की होगी, काइनेटिक गेन किया, पोटेंशियल लूज किया। तो काइनेटिक एनर्जी गेन करने का मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज। क्योंकि बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की, तो चार्ज जो आएगा वो इलेक्ट्रॉन का आएगा, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल हम अपना आंसर यूज करेंगे 530। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, हाफ इलेक्ट्रॉन का मास 911 एक्सपोनेंट माइनस 31, डेटा बुक में गिवन होता है। वी हमको नहीं पता, यू जीरो है। तो यहाँ से यू कैन फाइंड कि इसकी वेलोसिटी कितनी आ रही है, वो निकाल लीजिएगा कि वेलोसिटी जो आ रही है वो कितनी आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट इज use figure 3 point to determine the value of d at which the electron has maximum acceleration। एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपको पहले भी बताया था, डिपेंड किस पे करता है, फोर्स पे। फोर्स फिर किस पे डिपेंड करती है, फील्ड स्ट्रेंथ पे। फील्ड स्ट्रेंथ इस ग्राफ में क्या है कि फील्ड स्ट्रेंथ हमें वाई एक्सिस पे गिवन है, ग्राफ ही फील्ड स्ट्रेंथ का है। अब हमको सिर्फ ये देखना है कि फील्ड स्ट्रेंथ की मैक्सिमम वैल्यू ग्राफ कहाँ पे आ रही है। ग्राफ एक दफ़ा दोबारा देख लें कि हमारा ये फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ है। फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ से स्टार्ट हुई 15 है, फिर कम हुई, फिर ये हो गई 10 हो गई। यहाँ वैल्यू 10 है, यहाँ 15 है, और यहाँ जो वैल्यू है तकरीबन 4 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग वैल्यू। तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की मैक्सिमम वैल्यू जीरो पे है जब से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होगा। ओके, तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई किस पोजीशन पे ई की वैल्यू मैक्सिमम है, जीरो पे, जहाँ से स्टार्ट हुआ है। जहाँ से स्टार्ट हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 15 है, 15 है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स भी मैक्सिमम लगेगी। जब फोर्स मैक्सिमम लगेगी तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है। So without any further calculation, describe the variation with the distance d of the acceleration of the electron. तो we can say कि हमें ग्राफ क्या शो कर रहा है, ग्राफ शोज E decreases, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है, decreases from 0 centimeter to 4 centimeter। 0 सेंटीमीटर से 4, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ कि 0 सेंटीमीटर से लेके 4 सेंटीमीटर तक यू कैन सी कि हमारा जो ग्राफ है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। और 4 के बाद ई की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। तो हम ये बात यहाँ पे लिख देते हैं कि फ्रॉम ग्राफ शोज कि ई इज डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to 4 सेंटीमीटर, सो एक्सेलरेशन इसका जो होगा वो डिक्रीज होगा। देन फ्रॉम 4 centimeter to 6 centimeter, acceleration increases। acceleration क्यों increase होगा, because value of E increases। E की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है बेटा। तो ये आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।